दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पूरी कॉन्सेप्ट क्लास लेने वाले हैं सर्वनाम के ऊपर। मैंने आपसे कहा था कि मैं हर एक चीज़ आपको पूरा डिटेल के साथ बताने वाला हूं। तो सर्वनाम के बारे में अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है या पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपके लिए ये सारी क्लासेस मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैं पूरा डिटेल के साथ बताने वाला हूँ। अगर आप नोट्स भी बनाना चाहें तो आप इसको हिसाब से नोट्स भी बना सकते हैं, आपके बहुत अच्छे नोट्स बनकर तैयार होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सर्वनाम से। सर्वनाम को समझने से पहले हमें सबसे पहले इसका मतलब समझना होगा। और सर्वनाम मिलकर बना होता है हमारे दो शब्दों से, सर्व प्लस नाम। सर्व का मतलब होता है सबका और नाम का मतलब होता है नाम, मतलब सबका नाम ही हमारा सर्वनाम कहलाता है। अब ये तो हो गई मूल बात जिसके बारे में आपको जानना चाहिए था। अब बात करते हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहला सर्वनाम के ऊपर क्वेश्चन आता है कि ये हमारा कैसा शब्द होता है। तो दोस्तों, सर्वनाम हमारा एक विकारी शब्द होता है। जैसा मैं लिख रहा हूँ आप ऐसे भी अगर प्रॉपर लिख के चले जाएंगे तो आपके अच्छे नोट्स तैयार हो जाएंगे। इसके बाद नंबर 2 पर आता है कि सर्वनाम की संख्या कितनी होती है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वनाम की संख्याओं के बारे में बताइए। तो दोस्तों, सर्वनाम की टोटल 11 संख्या होती है और यही हमारे मूल सर्वनाम होते हैं। इसके अलावा जितने भी हमारे सर्वनाम होते हैं वो सर्वनाम इन्हीं सर्वनाम से मिलकर बने होते हैं। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि सर्वनाम कौन कौन से होते हैं। तो पहला सर्वनाम होता है हमारा मैं, उसके बाद आता है तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई। और जिस सीरीज में मैं लिख रहा हूं इसी सीरीज में अगर आप लिखते हैं तो ये मानिएगा कि आपको याद करने में भी आसानी रहेगी। कौन, कुछ और क्या, ये हो गए हमारे टोटल 11 सर्वनाम। गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, यही हमारे मूल सर्वनाम होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, इसको हम तीसरे नंबर पर लिख लेते हैं कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो दोस्तों, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, जिसमें पुरुषवाचक हो गया, निश्चयवाचक हो गया, अनिश्चयवाचक हो गया। इनके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। पहले की पॉइंट्स के हिसाब से, नोट्स के हिसाब से लिख लेते हैं कि आपको कैसे नोट्स तैयार करने हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि सर्वनाम में कौन से कारक होते हैं। तो इसका उत्तर होता है 7। और 7 क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें संबोधन कारक जो होता है वो नहीं होता, संबोधन कारक नहीं होता है। इस वजह से सर्वनाम में हमारे सिर्फ 7 कारक होते हैं। अब बात करते हैं, ये तो हो गए मेन पॉइंट्स के बारे में जो आपको तैयार कर लेना चाहिए। अब इसके बाद आता है कार्य, कि एक्चुअल में सर्वनाम का कार्य क्या होता है। तो इसको अगर हम लोग एक लाइन में समझने का प्रयास करें तो इसका समझने का मतलब होता है कि जो संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकता है, संज्ञा की जो पुनरावृत्ति होती है, पुनरावृत्ति होती है उसको रोकता है। पुनरावृत्ति को रोकना ही हमारा सर्वनाम का काम होता है। अब एक बार इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं तो सारे डाउट्स हमारे क्लियर हो जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल में देख लेते हैं, राम स्कूल जाता है, राम खाना खाता है। और इसके आगे कुछ और भी लिख सकते हैं, राम मैच खेलता है। यहां पर आप क्रिकेट भी कर सकते हैं, पर मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल के माध्यम से समझा रहा हूं जिससे आपकी चीजें क्लियर हो सके। देखिए यहां पुनरावृत्ति हो रही है, राम राम राम, मतलब यहां पर 1 बार, ये 2 बार, ये 3 बार, ये संज्ञा की जो बार बार पुनरावृत्ति हो रही है इसी को रोकना ही सर्वनाम का काम होता है। अब ये रोकेगा कैसे? जैसे राम स्कूल जाता है, इसके बाद यहाँ वह खाना खाता है, क्योंकि बात राम की ही हो रही है, और वह मैच खेलता है। तो देखिए जब हम लोग यहाँ पर सर्वनाम को इंट्रोड्यूस करा देते हैं उस कंडीशन में हमारे वाक्य की जो सुंदरता होती है वो बढ़ जाती है। अब अगर डेफिनेशन की बात करें तो एक कोर डेफिनेशन होती है कि वे विकारी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। तो उनके बारे में हम लोग यहाँ बात नहीं करेंगे क्योंकि डेफिनेशन नहीं पूछी जाती है। अब डायरेक्ट बात करते हैं भेद के बारे में, क्योंकि भेद के बारे में जानना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो चलिए एक एक करके 1 नंबर से हम लोग भेद के बारे में जानना शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरे नंबर पर आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम।
तीसरे नंबर पर आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथे नंबर पर आता है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवें पर नंबर पर आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। और छठवें नंबर पर आता है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। इसके बारे में बहुत कम लोग डिटेल के साथ पढ़ाते हैं, तो अगर आप निजवाचक के बारे में डिटेल के साथ पढ़ना चाहते हैं तो आप ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं हर एक चीज़ आपकी पूरी तरह से क्लियर करता हुआ चल रहा हूँ और आप इससे अपने नोट्स भी आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए अब एक एक करके इनके बारे में समझ लेते हैं। दोस्तों, अगर पुरुषवाचक सर्वनाम की बात करें हम लोग, तो पुरुषवाचक सर्वनाम के हमारे 3 भेद होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा उत्तम पुरुष, दूसरे नंबर पर आता है मध्यम पुरुष और तीसरे नंबर पर आता है अन्य पुरुष। और मैं आपको यहाँ पर एक ट्रिक भी बता देता हूँ कि जैसे आपको मान लीजिए एग्जाम के समय नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे किसको आइडेंटिफाई करें, तो आप इस तरीके से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप इसे ये समझ सकते हैं कि ये एक ट्रिक का माध्यम भी हो सकता है कि जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम होगा तो वहाँ पर हमेशा मैं और तू का उपयोग किया जाएगा। ये एक खासियत रहेगी सर्वनाम को पहचानने की। अगर निश्चयवाचक सर्वनाम होगा तो ऐसी कंडीशन में यह और वह का प्रयोग किया जाएगा। ये चीज आप अपने नोट्स में कंटिन्यूअसली लिखते रहिए, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम की बात की जाएगी तो वहां पर कोई और कुछ की बात की जाएगी। इसके बाद अगर संबंधवाचक है तो जो और अगर सो का प्रयोग किया गया है तो आप समझ जाइएगा कि वहां पर हमारा संबंधवाचक सर्वनाम होगा। प्रश्नवाचक सर्वनाम की बात होगी तो वहां पर कौन और क्या का उपयोग किया जाएगा, ये विशेषता होगी इन सर्वनाम को पहचानने की। और निजवाचक में आप का उपयोग किया जाएगा। तो दोस्तों, जहां पर आपको मैं, तुम, यह, वह, कोई, कुछ, जो, सो, कौन, क्या और आप दिख जाए तो आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि कौन से सर्वनाम का उपयोग किया गया है। अब इसके बाद इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं, एक एक करके सारे सर्वनाम के बारे में। तो सबसे पहले हमारा नंबर 1 पर आएगा जाके पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, इसके भेद के बारे में बता चुका हूं। पहला होता है हमारा उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष। दूसरा होता है मध्यम पुरुष। तीसरा होता है अन्य पुरुष। इसको अगर समझने का प्रयास करें तो ऐसे भी हम लोग इसको समझ सकते हैं कि जो उत्तम पुरुष होगा वहां पर हमेशा वक्ता की बात की जाएगी। मध्यम पुरुष हमेशा श्रोता होगा और अन्य पुरुष में हमारा अन्न ही आएगा। ये चीज आप एकदम क्लियर कर लीजिएगा। अगर उत्तम पुरुष की बात की जाएगी तो मैं पहले बता चुका हूं कि मैं या हम का उपयोग किया जाएगा। अब ये क्यों किया जाएगा? क्योंकि यहाँ पर उत्तम पुरुष हमारा वक्ता है, और वक्ता जब जैसे मैं आपसे कोई बात करूंगा कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं या हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर हमेशा ही उत्तम पुरुष आएगा। मध्यम पुरुष श्रोता होगा तो मैं बोलूंगा कि तुम लोग पढ़ रहे हो या आप लोग पढ़ रहे हो, तुम पढ़ रहे हो या आप पढ़ रहे हो। अगर आपकी बात होगी तो यहाँ पर आदर्शवाचक सर्वनाम भी हो जाएगा, पर मध्यम पुरुष के लिए तुम, आप और तू का प्रयोग किया जाएगा। अगर अन्य पुरुष की बात करेंगे तो यहाँ पर यह और वह का प्रयोग किया जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप एकदम समझ जाइएगा। अब बात करते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम की थोड़ी सी जो डेफिनेशन होती है उसके हिसाब से भी बात कर लेते हैं। ये तो एक तरीके से ट्रिक की बात हो गई, अब इसकी थोड़ी डेफिनेशन वाइज बात कर लेते हैं। अगर पुरुषवाचक सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, तो वहां पर हम लोग इसकी जो डेफिनेशन होगी वो होगी जो सर्वनाम पुरुष या स्त्री के बदले आए उन्हें हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब पुरुष व स्त्री के बदले, स्त्री के बदले आए, बदले आए, उन्हें हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब एग्जाम्पल से कैसे समझेंगे? जैसे पुरुष का नाम है राम या महिला का नाम है सीता या कुछ भी नाम आप ले सकते हैं, तो जो नाम के बाद बदले आए, पुरुष हो या स्त्री हो, तो उसको हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं।
इसमें आप ये भी समझ सकते हैं कि उत्तम पुरुष के बारे में मैं आपको पहले भी सिखा चुका हूं कि यहाँ पर जो उत्तम पुरुष होगा वो हमारा श्रोता होगा जाके, सॉरी वो हमारा वक्ता होगा जाके, उसके बाद मध्यम पुरुष हमारा श्रोता होगा जाके, और अन्न पुरुष हमारा अन्न होगा जाके। अब एक चीज समझिएगा, इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे उत्तम पुरुष में हम लोग वक्ता की बात करते हैं, उत्तम पुरुष में हम लोग वक्ता की बात कर रहे हैं, तो इसका एग्जाम्पल होगा जैसे मैं विद्यालय जा रहा हूं, मैं विद्यालय जा रहा हूं, जा रहा हूं। यहां पर ये वक्ता है, मतलब ये बता रहा है कि मैं विद्यालय जा रहा हूं। मैं सब मतदान करने जा रहे हैं, हम सब मतदान करने जा रहे हैं, आप ऐसा भी बोल सकते हैं। तो यहां पर उत्तम पुरुष की बात की जाएगी। अगर वही मध्यम पुरुष होगा तो कैसे होगा, तो इसका एग्जाम्पल एक बार समझ रखते हैं कि तुम सो जाओ, सो जाओ। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो मध्यम पुरुष होगा वो हमारा श्रोता होगा, मतलब यहां कमांड दी जा रही है कि तुम सो जाओ। इसके बाद अब हम लोग अन्य पुरुष की बात करें तो वो कैसे समझेंगे, वह समझेंगे हम लोग वह ईमानदार हैं। यहां पर ना वक्ता की बात हो रही है, ना यहाँ पर श्रोता की बात हो रही है, यहाँ बात हो रही है किसी तीसरे मतलब अन्य पुरुष की। तो यहाँ पर हमारा अन्य पुरुष आ जाएगा, यहाँ पर हमारा अन्य पुरुष आ जाएगा। तो आप अपने जो उत्तम पुरुष है उसमें इस एग्जाम को लिख सकते हैं, मध्यम पुरुष में तुम सो जाओ इस एग्जाम को लिख सकते हैं, और अन्य पुरुष में वह ईमानदार है, आप इस एग्जाम्पल को लिख सकते हैं। अब इसके बाद शुरुआत होती है हमारे नंबर दूसरे सर्वनाम की, जिसे हम लोग बोलते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये ऐसा इसको क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहां पर बात की जाती है यह और वह की, मेरा की, इसको कोष्टक में लिख देते हैं क्योंकि ये अन्य सर्वनाम है, ये इन्हीं से बने हैं। मेरा की, मेरी, तुम्हारी, तुम्हारी, इसके साथ ही तुम्हारा भी कर सकते हैं, मतलब यहां निश्चय है चीजों का। अब इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे, वैसे ही आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि यह मेरा घर है, यह मेरा घर है, मतलब यहां पर निश्चय है, एकदम क्लियर है चीजें कि यह मेरा घर है, इस वजह से यहां पर निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। और दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, यह उनकी मेज है, यह उनकी मेज है, या ऐसे भी बोल सकते हैं वह उनकी मेज है। तो मतलब जहां पर चीजों में निश्चितता हो कि यही ये मेरा घर है, निश्चय है, कंफर्म है, तो यहां पर हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम आ जाता है। अब बात करते हैं दूसरे सर्वनाम की, वो आता है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसको समझने का तरीका होता है कि यहां पर बात की जाएगी कोई की या कुछ की। हम कैसे इसको एग्जाम्पल से समझेंगे कि उनसे कुछ नहीं लिया, उसने कुछ नहीं लिया, मतलब कुछ नहीं लिया, मतलब अनिश्चितता है कि क्या नहीं लिया, इसके बारे में नहीं पता है, पर यहां पर अनिश्चितता है। और एक चीज और समझिएगा कि जब कोई की बात की जाएगी, जब कोई होगा तो वहां पर बात की जाएगी प्राणी बोध की, और जब कुछ होगा तो वहां पर बात की जाएगी वस्तु बोध की। तो ये चीज डिफरेंस समझिएगा कि कोई आएगा तो प्राणी का बोध होगा, कुछ आएगा तो किसी वस्तु की बात हो जाएगी। जैसे इस पहला एग्जांपल था, उसने कुछ नहीं लिया, मतलब किसी प्राणी की बात हो रही है, किसी प्राणी ने कुछ नहीं लिया। दूसरा समझते हैं कि चाय में कुछ पड़ा है, चाय में कुछ पड़ा है, मतलब यहां पर कुछ पड़ा है, चाय में कुछ पड़ा है, मतलब किसी भी चीज के डले होने की संभावना है, पर क्या पड़ा है इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। तो इन दोनों एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है उसको कैसे एक्सप्लेन करना है। अगला आता है नंबर 4 पर हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम को समझने की मैंने आपको पहले 2 तरीके बताए थे कि जहां पर जो और सो आ जाए वहां पर हमारा संबंधवाचक सर्वनाम हो जाता है। अब इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, जैसे जैसा करोगे
वैसा भरोगे। मतलब जैसा आप कर्म करेंगे, जैसा कर्म करेंगे वैसा आपको भरना पड़ेगा। मतलब दोनों के बीच में रिलेशन है, दोनों के बीच कोरिलेशन है कि जैसा बीज बोगे वैसा फल काटोगे। अगला एग्जांपल से देख सकते हैं, जो आया है सो जाएगा। जो आया है सो जाएगा, मतलब जो आया है उसे जाना ही है। मतलब दोनों के बीच में यहाँ पर कोरिलेशन बन रहा है, दोनों वाक्यों के बीच। तो अगर ऐसे वाक्य आएंगे तो वहां पर हमारा संबंधवाचक सर्वनाम आएगा। अगला होगा हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक है कि कोई एक्टिविटी कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो, तो क्या कर रहे हो, तो यहाँ पर हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम आ गया। पर यहाँ पर वस्तुबोध की बात की जा रही है। और अगर प्राणीबोध की बात की जाए तो उसे कैसे समझेंगे? देखिए एग्जाम्पल देखिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा इस एग्जाम्पल को कि मेरे जाने के बाद कौन आता है। मेरे जाने के बाद कौन आता है। यहां पर देखिए कौन आया, तो आप जब ये वाक्य पढ़ेंगे कि मेरे जाने के बाद कौन आता है, मतलब कोई प्राणी आता है। तो जब कौन आए तो वहां पर प्राणी का बोध हो रहा है, और क्या आए तो वहां पर वस्तु का बोध हो रहा है। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम को पहचानने का ये सबसे आसान और सबसे सिंपल तरीका है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम को समझने के लिए हमें इसकी डेफिनेशन को समझना पड़ेगा, क्योंकि इसकी डेफिनेशन ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और तभी आप इस चीज को समझ पाएंगे। देखिए इसको समझने से पहले सबसे पहले समझना होगा कि निज का अर्थ क्या होता है। निज का अर्थ होता है अपना। निज का क्या अर्थ होता है? अपना। और वाचक का अर्थ क्या होता है? वाचक, क्योंकि ये दो शब्दों से मिलकर बना है, और वाचक का अर्थ होता है हमारा बोध कराने वाला। जो बोध करा रहा हो, बोध कराने वाला। तो देखिए निज का अर्थ हो गया अपना, अपने का बोध कराने वाला। जब जहां पर ऐसी बात की जाए कि कोई व्यक्ति अपना बोध करा रहा हो, तो वहां पर हमारा निजवाचक सर्वनाम आएगा। इस प्रकार अपनेपन का बोध कराने पर उसे हम लोग निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देख लीजिएगा। जैसे ही एग्जाम्पल आप देखेंगे आपको 100% ये चीज समझ में आने वाली है कि यह कार्य मैं अपने आप ही कर लूंगा। यह कार्य मैं अपने आप ही कर लूंगा। मतलब यहां पर यह कार्य मैं अपने आप ही कर लूंगा, मतलब अपने का बोध करा रहा है। कोई व्यक्ति अपने का बोध करा रहा है तो वहां पर निजवाचक की बात होगी। देखिए इसको समझने के लिए सिर्फ आपको ये दो लाइनें समझनी पड़ेंगी कि अपने का बोध कराना ही निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। पर इसके साथ ही आपको एक नोट ध्यान जरूर रखना है, क्योंकि ये नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है और यहीं पर लोग गलती कर देते हैं। अब उस नोट के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। दोस्तों यह देखिए कि यहाँ आप जो बोल रहे हैं कि वह व्यक्ति अपने आप को ही, मैं अपना काम अपने आप ही कर लूंगा, यह आप आदर सूचक मध्य पुरुष से भिन्न होता है। ये चीज आप याद रखिएगा कि यहाँ पर जो आप बोला गया है वो हमारा जो हमारा मध्यम पुरुष है, जो हमारा मध्यम पुरुष है उससे ये भिन्न होगा। उसका आप और इसका आप दोनों अलग अलग होगा। यहाँ इसने जो आप यूज किया है वह स्वतः के लिए किया है, मतलब अपने आप के लिए किया है, अपने आप के लिए किया है। तो आप यहाँ पर आप देख के इसको मध्यम पुरुष मत समझ जाइएगा, क्योंकि मध्यम पुरुष में आप दूसरे के लिए प्रयुक्त किया जाता है, वो आदर्श सूचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाता है। पर यहाँ पर जो आपका उपयोग किया गया है वो स्वतः के लिए उपयोग किया गया है, इस वजह से ये दोनों यहाँ पर भिन्न हो जाते हैं। इसके बाद जो निजवाचक सर्वनाम होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है उसको तीन प्रकार से यूज किया जाता है। उसको तीन प्रकार से यूज किया जाता है कि जहां पर किसी संज्ञा या सर्वनाम का निश्चय कराना हो, जहां पर यह दिखाना हो कि संज्ञा और सर्वनाम का निश्चय, पॉइंट में लिख लीजिएगा, जहां संज्ञा और सर्वनाम का बोध
कराना हो, वहां पर निजवाचक सर्वनाम आएगा। मैं अभी वहीं से आया हूं, इसका एग्जाम्पल भी लिख लीजिएगा आप कि मैं अभी वहीं से आया हूं। ये तो संज्ञा और सर्वनाम का बोध करा रहा है कि मैं अभी वहीं से आया हूं, ये निजवाचक सर्वनाम होगा। दूसरा होगा कि दूसरे व्यक्ति के निराकरण के लिए, जैसे वह औरों को नहीं अपने को सुधार रहा हो, मतलब दूसरा कि जो निराकरण करने का होगा, निराकरण करने के लिए भी हम लोग निजवाचक सर्वनाम का उपयोग करते हैं। तीसरे पर आएगा हमारा सर्वसाधारण के अर्थ से, सर्वसाधारण के अर्थ से। अब इसको एक बार हम लोग समझ लेते हैं कि इसको कैसे समझने का प्रयास किया जाए। इसका जैसे ही आप एग्जाम्पल देखेंगे आपकी हर एक डाउट इस पर क्लियर हो जाएगा कि आप भला तो जग भला, आप भला तो जग भला। हम लोग कई बार इस चीज का उपयोग करते हैं कि आप भले तो जग भला, मतलब अगर आप भले मतलब निजवाचक की बात हो रही है कि अगर आप भले हैं तो आपके लिए पूरा जग भला होगा। दूसरा, अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए। कोई व्यक्ति बोल रहा है कि अपनों से बड़ों का आदर करना चाहिए। तो दोस्तों ये 3 तरीके से निजवाचक सर्वनाम का उपयोग किया जाता है और ये हमारा यहाँ पर सर्वनाम संपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा आपको सर्वनाम में कुछ भी पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैंने आपको जैसे यहाँ पर बताया है आप वैसे ही सर्वनाम को समझ सकते हैं, पूरा पढ़ सकते हैं। इसमें मैंने हर एक चीज़, आपका हर एक डाउट क्लियर किया है। अगर इसके बाद भी आपका कोई भी सवाल बचता है तो आप डेफिनेटली कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ करते हैं आज के इस सर्वनाम टॉपिक की समाप्ति। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अगर आप लोग चैनल पर नए आए थे तो अभी जाकर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो और कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा।